से अभी तक हमलों को अंजाम दिया गया है और जिस तरीके से अब वार्निंग चेतावनी रवि दी जा चुकी है। फिलहाल अब खबर जानिए कैसे जवाबी हमले से पहले इजराइल को सख्त संदेश को लेकर खबर समझनी जरूरी है, क्योंकि यहां पर देखिए पहली तस्वीर आपके सामने है आयतुल्ला अली खमेनी की, जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर हैं और इजराइल को अभी और दर्द मिलेगा ये बात कह रहे हैं। ब्रिगेडियर जनरल नसीर ज़ादेह का बयान देखिए, रक्षा मंत्री ईरान के वो क्या कह रहे हैं, इजराइल पर ये हमला सिर्फ ट्रेलर है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ एक उदाहरण दिया है हमने, आगे हमले और होंगे। हालांकि अब ईरानी राष्ट्रपति का बयान भी जान लीजिए। इजराइल पर अभी भीषण हमले बाकी हैं, ईरान पर खतरे के लिए मजबूती से खड़ा है और हम युद्ध नहीं चाहते, खतरे का मुकाबला करेंगे। और वही अली खमेनी ने कहा है कि आगे के हानिया नसरल्लाह का हमने बदला लिया, इन हमलों को बदले की वो कार्रवाई बता रहे हैं, रिटेलिएशन बता रहे हैं ईरान का। हालांकि ईरान के रक्षा मंत्री का भी रवि ये बयान सामने आया ब्रिगेडियर जनरल नसीर ज़ादेह का कि सभी हमले इजरायली ठिकानों पर हुए हैं और यही वो दावा बार बार दोहरा रहे हैं कि 90% टारगेट जो तय किए गए थे उन पर वो सक्सेसफुली हमले करने में कामयाब रहे हैं। और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान का क्या कहना है, देखिए ईरान हर खतरे के लिए मजबूती से खड़ा है, यानी कि अगर कोई हमला होता है हम उसका भी सामना करने के लिए तैयार हैं, ये ईरान के राष्ट्रपति का बयान। हालांकि इसमें खमेनी के बयान पर गौर करने वाली बात यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर कह रहे हैं कि इजराइल को बर्बाद करके छोड़ेंगे। रक्षा मंत्री का बयान, जवाबी हमले पर नेक्स्ट लेवल का वॉर होगा, यानी कि इजराइल ने हमला किया अगर तो फिर ये युद्ध और बड़ा और घातक हो सकता है। हालांकि राष्ट्रपति का, ईरान के राष्ट्रपति का बयान आगे ये कहते हुए सामने आया कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, खतरे का मुकाबला करेंगे। पूर्णिमा जी, सवाल इस आधार पर, इस खतरे को पहले ही अमेरिका भांप भी चुका था, इसलिए मैं दोबारा वो बात दोहरा रही हूं कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ट्रूप्स की मौजूदगी इंपॉर्टेंट कई महीनों से है, क्योंकि यहां पर अमेरिका के एयर बेस को भी टारगेट किया गया है। क्या अब सीधे तौर पर यह मान लिया जाए कि इजराइल के साथ अमेरिका इस युद्ध में शामिल होते हुए ही अब हमलों को अंजाम दे रहा है? देखिए, अमेरिका, आपने पहले कहा है कि इजराइल की एग्जिस्टेंस डिफिकल्ट हो जाएगी, अमेरिका सपोर्ट नहीं करेंगे तो, और पहले दिन से अमेरिका इजराइल की सपोर्ट कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से, मैं अगर सब कुछ छोड़ के मैं एक ही एंगल से मैं ये सिचुएशन को देखूं, इजराइल की जगह इतनी सी है, छोटी सी जगह है, पूरा मिडिल ईस्ट अरब के लिए है, पूरा मिडिल ईस्ट मुसलमान के लिए है, ये लोग इतनी सी जगह जूस को नहीं दे पा रहे और बार बार उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग टू द बांग्लादेशी हिंदूज, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैज हैपेंड टू द पाकिस्तानी हिंदूज, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू द हिंदूज ऑफ इंडिया। तो ये मेरी बात ये नहीं है कि आइडियोलॉजिकल सिचुएशन है ये। जब पीएलओ क्रिएट किया था 1964 में, द आइडिया वाज टू एलिमिनेट जूस फ्रॉम द एरिया। तब इजराइल के ऑक्यूपेशन था क्या गजा के ऊपर? नहीं था। बार बार उसके बाद अगेन एंड अगेन व्हेन दे सेड दे आर गोइंग टू गिव द गाजा टू दिस पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज एंड हमास एंड पीएलओ, वो लोग क्या किए, वहां पे टनल बनाने शुरू कर दिए। आज के जमाने में उन्होंने बिगर देन द सबवे ऑफ न्यूयॉर्क टनल बना के रख दिए उधर। डेवलपमेंट के कोई आइडिया है ही नहीं इनकी। शरदेंदु सर, आप क्या इससे सहमत है कि मामला अस्तित्व का है, ईरान रहेगा या इजराइल रहेगा, ऐसी बातें की जा रही है? देखिए, मैं इसको थोड़े से अलग तरीके से देखता हूँ। इजराइल का स्ट्रगल, इजराइल का जो एनिमिटी थी, जो जिस तरीके से ऑपरेशन शुरू हुआ वो हमास को ख़त्म करने के लिए था, और जो उसके सपोर्ट में आया, धीरे धीरे इजराइल ने उसको भी अपना एनिमी बनाया और उनके ऊपर स्ट्राइक किए। जब तक ये स्ट्राइक लिमिटेड थे, नॉन स्टेट एक्टर्स के, तब तक सारा कुछ जस्टिफाई था, क्योंकि वो एक तरीके से हमास की मदद कर रहे थे। लेकिन जहाँ तक कॉज का सवाल है फ़िलिस्तीन और इजराइल का, ये एक बहुत ही पेचीदा इशू है, इसको इतनी आसानी से नहीं सॉल्व किया जा सकता। लेकिन 1948 का जो बेलफोर डिक्लेरेशन था, अगर आप उसको ध्यान में रखते हैं तो इजराइल को एक जगह दी गई थी जो कि 42% का हिस्सा था। ये 42% बढ़ बढ़ के आज की डेट में 90% हो गया, और जो फिलिस्तीनियों का जो 48% हिस्सा था वो घट के 10% हो गया। सर, माना यही जा रहा था कि ईरान डायरेक्ट इजराइल को टारगेट नहीं करेगा, बल्कि अपने प्रॉक्सीज को और ज्यादा एग्रीवेट करते हुए हमलों को अंजाम देगा। लेकिन अब जिस तरीके से हमले को अंजाम दिया गया है, सीधे इजराइल पर हुए हमले पर इस वक्त जानिए अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के बयान को लेकर भी खबर आ रही है। ईरान का हमला पूरी तरह से विफल।
इजराइल की रक्षा के लिए अमेरिका हमेशा साथ। इजराइल के पीएम नेतन्याहू से करेंगे बात। साफ तौर पे बाइडेन कह रहे हैं कि अमेरिका इजराइल के साथ पूरी तरह से है। और देखिए, यूके के पीएम कीर स्टारमर ने भी ईरान हमले की निंदा की है। इजरायलियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश, मिडिल ईस्ट में इससे खतरनाक होंगे हालात। हमले के वक्त नेतन्याहू से कर रहा था बात। और आपको बता दें, जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक का भी हमले पर बयान सामने आया। ईरान के हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। मिडिल ईस्ट के हालात और खराब होंगे। तो देखिए, अलग अलग प्रतिक्रियाएं अलग अलग देशों की सामने आ रही हैं। अमेरिका ने स्टैंड लिया, ब्रिटेन ने भी वही स्टैंड लिया, जर्मनी ने भी स्टैंड लिया, यानी कि पश्चिम के देशों ने साफ तौर पे इजराइल के साथ समर्थन दिखाया। पूर्णिमा नाथ जी, अब सवाल यही है कि इस पूरे युद्ध में क्या पूरा वेस्ट एंटर करने वाला है? तो आगे ही बताएगा क्या होने वाला है। ऑलरेडी रॉकेट फायरिंग शुरू हो चुका है। इजराइल डेफिनेटली रिस्पॉन्स करेंगे, उसके रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या होने वाला है। बट इन जनरल वेस्टर्न सपोर्ट इज विद द इजराइल फोर्सेस। मुझे सारा कुछ खत्म करके मुझे सिर्फ एक ही जगह में फोकस करना है कि इजराइल की जगह कितना है, इजराइल की जगह कितना है और इस्लामिक कंट्री की जगह कितना है। उसके हिसाब से आप बात करो और बोलो कि कौन यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक दिख रहा है। बार बार उसको आप पोक करते रहो, एक कंट्री को, एक इंस्टीट्यूशन को, एक कम्युनिटी को, वो रिटालिएट करेंगे ना। सो इट्स एज आई सेड बिफोर, October 7th was not the beginning of it. It actually showed what the Islamic world was thinking. And उसके रिटालिएशन में जो इजराइल ने काम किया और अभी एक साल के बाद हम दिख रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है। At this point of time, I'm worried that we are again going into the same situation जब सप्लाई चेन डिसरप्ट होगा, हमारी गैस, एनर्जी, फूड प्राइसिंग में प्रॉब्लम होगी और पॉवर्टी, फिर से पॉवर्टी की आशंका होगी। सो ये सब जो अमेरिका अगर ट्रूप इजराइल की तरफ भेजे भी, वी आर गोइंग टू सी इश्यूज इन आवर ओन कंट्री बिकॉज ऑफ द ओपन बॉर्डर। पूर्णिमा जी ने जो बात कही उस पर एक कमेंट आपका मैं चाहूंगा कि जिस दिन 7 अक्टूबर का हमला हुआ था उस दिन हमने जश्न की तस्वीरें देखी थी उन देशों में जो आज इस युद्ध के लिए आगे आए हैं। क्या वो तस्वीरें इस बात का इंडिकेटर अपने आप में नहीं है, सबूत नहीं है कि इस युद्ध के जड़ में क्या है? क्योंकि जिस ब्रुटैलिटी से हमला किया गया उस पर दुनिया का कोई भी समाज जश्न नहीं मना सकता था, लेकिन कई देशों में हमने देखा कि जश्न मनाया गया। देखिए, अगर आप इसको एनालाइज करेंगे तो 7 अक्टूबर की जो घटना हुई थी उसको पूरे विश्व ने कंडेम किया था। ये एक तरीका नहीं है किसी भी स्ट्रगल को आगे बढ़ाने के लिए। ये तरीका नहीं है पैलेस्टीन के कॉज को आगे बढ़ा के 2 नेशन थ्योरी को प्रोपोगेट करने की। ये बिल्कुल गलत तरीका है जिसमें मासूमों की जान जाए, महिलाओं पे अटैक हो और इस तरीके का जहाँ पे एक कॉन्सर्ट चल रहा है उसमें आप इतने सारे बंधक बना लें और 1200 लोगों की जान ले लें। तरीका बिल्कुल गलत था। पूरे विश्व ने इसकी खिलाफत की और इस तरीके का जश्न मनाना देखिए अपने आप में एक गलत है। जश्न उस समय भी मनाया गया था जब नसरुल्लाह मारा गया था, उस समय भी कुछ देशों में जश्न मनाया गया था। तो ये चीज़ों को एक जियोपॉलिटिक्स के रूप में देखना गलत होगा। हमेशा से ऐसे कुछ तत्व रहेंगे जो किसी चीज़ की खुशी मनाएंगे और किसी चीज़ का मातम मनाएंगे। इसको ना समझ के उसके जेन्युइन कॉज पे जाना चाहिए। हमास का एक्शन सबने कंडेम किया, लेकिन जिस तरीके से ऑपरेशन 1 महीने चला उसको किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की। लेकिन जिस तरीके से इजराइल ने डिसप्रपोर्शनेट फोर्सेस का इस्तेमाल करके वहाँ कोलैटरल डैमेज किया, 40,000 लोगों की जान ली, 90,000 लोगों को इंजर्ड किया, उस पर क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ था। और जिस तरीके से आपने लोग नेबरिंग कंट्री की सॉवरेनिटी को ना मान के आपने स्ट्राइक पे स्ट्राइक किया, उस पे लोगों ने क्वेश्चन मार्क लगाया। और अल्टीमेटली जो लोग फिलिस्तीन के कॉज के साथ खड़े हुए थे वो अपने आप को हर्ट महसूस कर रहे हैं। किसी ने जस्टिफाई नहीं किया कि ईरान जो प्रॉक्सीज को मदद कर रहा है और प्रॉक्सीज इजराइल पे हमले कर रहे हैं वो सही है, वो भी गलत है, उसका तरीका अलग है। ये समस्या मिलिट्री एस्पेक्ट से सॉल्व हो ही नहीं सकती। ये अक्रॉस द टेबल डायलॉग एंड डिप्लोमेसी से सॉल्व होना था, जिसका कि मिलिट्री एक्शन लिया गया वो अपने आप में गलत था। कितने भी आप मिसाइलें फायर कर लें, फिलिस्तीन नहीं बनने वाला। आप जब तक आप
उसके कॉज को बैठ के राउंड टेबल पे बैठ के दोनों देश कि उस समस्या का समाधान नहीं निकालेंगे तब तक ये नहीं। कितने देखिए जो इस वक्त का सिनेरियो है सर, उसमें डायलॉग और डिप्लोमेसी को लेकर कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस वक्त के हालात जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है उसके बाद की तबाही का मंजर ही बयां कर रहे हैं। क्योंकि ईरान के हमलों के बाद की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, अब तेल अवीव में मिसाइल गिरने से हाईवे कैसे बाधित हुआ उसकी एक और तस्वीर देखिए। तो ईरान ने अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया है, ईरान दावा यही कर रहा है कि अभी तो महज ये ट्रेलर है और ये हानिया और नसरल्ला की शहादत के बदले की शुरुआत है। लेकिन जिस तरीके से हम लोग को अंजाम दिया गया है, ये फिलहाल तेल अवीव की तस्वीर आपके सामने है, जहां मिसाइल गिरने से हाईवे बाधित हुआ। और ईरानी हमले में इमारत पूरी तरह से तबाह हुई है। उस इमारत की तस्वीरें भी सामने आई है, वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हमले के बाद मलबे में तब्दील हुई ये इमारत, ये देखिए। अब एक एक करके ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। जो दावा किया जा रहा है ईरान की तरफ से कि हमारी मिसाइलों ने अपने टारगेट को हिट किया, उसके बाद देखिए अब तस्वीरें। इस हमले में ये बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हुई है और मलबे में तब्दील हो गई ये इमारत। तो कैसे कहर बनकर बरपा है फतेह, खबर जान लीजिए, क्योंकि सतह से सतह पर मार करने में ये सक्षम है। 1400 किलोमीटर तक मार कर सकती है और साथ ही 16,000 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी रफ्तार है। रडार को चकमा देने में ये माहिर है, इसलिए इसको इंटरसेप्ट करना आसान नहीं है। ईरान की पहली हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है ये और IRGC ने इस मिसाइल को तैयार किया है। खास बात यही है कि इजराइल पर पहली बार फतेह मिसाइल से हमले को अंजाम दिया गया है। पहली बार फतेह मिसाइल से हमले का मतलब समझाइए शरदेंदु सर, क्योंकि ये हमला जिस तरीके से अंजाम दिया गया है, इसी को लेकर इस वक्त का ये सबसे बड़ा सवाल है। और शरदेंदु सर, यही मैं सवाल इस वक्त आपसे कर रही हूं कि पहली बार इजराइल पर फतेह मिसाइल से वार। देखिए, फतेह मिसाइल का इस्तेमाल करना मतलब कि उन टारगेट को नेस्तनाबूद करना है जिसको ईरान चाहता था। इस तरीके की सोफिस्टिकेटेड मिसाइल जिसकी इतनी ज़्यादा स्पीड है, वो रडार को चकमा देने में काबिल रहता है, लिहाजा श्योर शॉट इंश्योर करता है कि उस टारगेट की बर्बादी। और ईरान ने देखिए ये मिसाइल दागी है, वो अप्रैल वाली मिसाइल नहीं जिसमें क्रूड मिसाइल और ड्रोन्स थे और जिसकी उसने एडवांस वार्निंग दी थी। ये इसने डिसीजन सी या डिस्ट्रक्शन करने के लिए ये मिसाइल को लॉन्च किया गया और इसकी कॉस्टिंग होती है और ये एक तरीके से युद्ध की घोषणा है। ये अल्टीमेटली अगर आप किसी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं तब इस तरीके की मिसाइल का इस्तेमाल होता है। आपने एक कोई कॉशन या टेलर नहीं दिखाया है, ये आपने युद्ध की अल्टीमेटली आपने घोषणा की है। सबसे पहली बात तो आपको ये देखना पड़ेगा, ईरान का 3-4 दिन से एक तरीके का साइलेंस चल रहा था, वो इस तरीके की तैयारी में लगा था और इन 3-4 दिनों में ईरान को तमाम तरीके की तहमत झेलनी पड़ी कि वो हिजबुल्लाह की मदद के सामने। बिल्कुल, अब यही तो सर सबसे बड़ा सवाल है कि ईरान का ये अटेम्प्ट डेस्परेशन में लिया गया या कोई ये योजना तरीके से था, या फिर सबसे बड़ी दिक्कत थी कि उसको खुद हमले का डर था इसलिए उसने पहले अटैक कर दिया।